नमस्कार, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी का नाम है राह की खोज। विपुल दफ्तर से घर आया तो उसकी पत्नी रीता ने दरवाज़ा खोल दिया और वह जल्दी में उसकी मुस्कान का प्रत्युत्तर दिए बिना ही रसोई घर में घुस गई। विपुल भी अन्यमनस्क सा अपने कमरे में चला गया। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर जब टाई खोलने के लिए नोट पर हाथ रखा तो वह वहीं स्थिर हो गया। रीता कितनी बदलती जा रही है। 2.5 वर्ष पहले उसके आने पर दौड़कर दरवाजे पर आती थी, मुस्कुराकर उसका स्वागत करती थी और जितनी देर वह कपड़े बदलता रहता कमरे में ही मंडराती रहती थी। कितनी चंचल और बातूनी थी वह। अगर किसी दिन उसको दफ्तर से आने में जरा देर हो जाती तो वह कितने उल्हाने देती थी। कितना प्यार भरा होता था उन उल्हानों में। और अब शायद उसे पता ही नहीं चलता कि वह देर से आया है। घर का काम वह भी सुचारू रूप से करती है, पर उत्साह का स्थान अब एक प्रकार की विरक्ति ने ले लिया है। इस परिवर्तन का कारण विपुल जानता है, पर वह करे भी तो क्या। माँ को भी तो उसकी आवश्यकता है। जब वह दफ्तर से आता है तो माँ चाहती है कि उसके पास बैठकर बातें करें। रीता के साथ यदि वह कहीं घूमने फिरने जाए तो वह घर में अकेली रह जाती है। उन्होंने कितने लाड प्यार से पाल पोस कर उसे योग्य बनाया है, तो क्या उसका कर्तव्य नहीं है कि वह वृद्धावस्था में उनकी सेवा करे, उनका जीवन यथासंभव नीरस न होने दे। उनके जीवन का तो यही अंतिम प्रहर है। उधर रीता भी तो अपने माँ बाप भाई बहनों को छोड़कर उसी के सहारे चली आई है, तो क्या उसके प्रति उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वह उसे प्रसन्न रखे। जीवन का यही चरण तो मधुर स्मृतियाँ संचित करने का है। भविष्य में यही मधुर स्मृतियाँ तो दाम्पत्य जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करने की शक्ति देंगी। वृद्धावस्था का नीरस जीवन इन्हें ही ताज़ा करके कुछ मधुर बन पाएगा। वह कौन सी राह खोजे जिससे वह दोनों को प्रसन्न रख सके। यहीं उसकी विचारधारा में व्यवधान आ गया। माँ कमरे में आ रही थी। अरे, तू अभी तक टाई हाथ में लेकर क्या सोच रहा है? कपड़े भी नहीं बदले। चल जल्दी से हाथ मुँह धो और चाय पीने आ, कहकर उसकी माँ लक्ष्मी ने विपुल के हाथ में तौलिया थमा दिया। विपुल ने हंसकर कहा, माँ, क्या अभी मैं बच्चा हूँ जो तुम ही कपड़े निकाल कर दोगी? लक्ष्मी हंसकर बोली, मेरे लिए तो तू सदा ही बच्चा रहेगा। इतनी देर हो गई है दफ्तर से आए, जब तक मैं नहीं आई वैसे ही खड़ा है। अच्छा चल जल्दी आ। विपुल चाय की मेज़ पर पहुंचा तो लक्ष्मी गुलाब जामुन मेज़ पर रख रही थी। विपुल को देखकर बोली, कल तू गुलाब जामुन की बात कर रहा था ने, इसलिए आज मैंने बना दिए। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है तुम रसोई में काम मत किया करो। काम करने से तुम थक जाती हो। गुलाब जामुन क्या बाजार से नहीं आ सकते? बाजार के गुलाब जामुन मैंने तुझे कभी खिलाए हैं जो अब खिलाऊंगी? न मालूम उसकी चाशनी में कितने मक्खी मच्छरों का सत होता है। रीता चाय की ट्रे लेकर आई। उसने मेज पर प्याले प्लेटें लगाई। एक प्याला हाथ में लेकर लक्ष्मी बोली, रीता बेटी, जरा कपड़ा पकड़ाना, प्याला गीला रह गया है। इस पर विपुल बोला, अगर प्याले में 1-2 बूंदे पानी रह भी गया तो क्या अंतर पड़ता है। एक क्षण तो लक्ष्मी चुप रही, फिर बोली, देख विपुल, तू सास बहू के बीच में मत बोला कर। बहू अभी छोटी है, काम करने का ढंग मैंने सिखाऊंगी तो कैसे आएगा। फिर रीता को संबोधित करके बोली, आओ बहू, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। रीता ने चाय का प्याला उठाया ही था कि बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रीता प्याला रखकर तुरंत खड़ी हुई। दूसरे कमरे में बच्चा सोकर उठ गया था और रो रहा था। रीता ने उसके कपड़े बदले, पुचकारते हुए उसे गोद में लिया और फिर रसोई में दूध बनाने के लिए जाने लगी। तभी लक्ष्मी ने कहा, लाओ बहू, बेबी को मुझे दे दो। इसे गोद में लेकर दूध कैसे बनाओगी? मीना तो समय होने से 2 मिनट पहले ही दूध बना लेती है। जरा ज़्यादा गर्म बना लो। जैसे ही बच्चा उठे उसे दे दो, वह रोता नहीं है। विपुल हंसकर बोला, रीता मीना जीजी का क्या मुकाबला करेगी? मीना जीजी तो 4 बच्चे पालकर एकदम माहिर हो गई हैं। रीता दूध बनाकर बच्चे को गोद में लेकर कमरे में चली गई। विपुल भी उठकर जाने लगा तो माँ बोली, अभी से क्यों जा रहा है? दफ्तर के कुछ हाल चाल सुना? सारा दिन घर में बैठे बैठे होंठ जुट जाते हैं। बहू बेचारी भी क्या करे, सारा दिन बच्चे में लगी रहती है। विपुल ने जब बताया कि आज उसके सर में जरा भारीपन है, वह लेटेगा, तो लक्ष्मी चिंतित हो उठी। चल लेट जा, मैं बाम लगा देती हूँ।
आ मेरे पलंग पर ही लेट जा, उधर बेबी रोएगा तो और दर्द बढ़ेगा। नहीं माँ, इतना अधिक दर्द नहीं है, फिर तू भी तो थकी हुई है, जरा सी देर लेट ले। विपुल ने रीता का चाय का प्याला हाथ में लिया और रीता के कमरे की ओर चल दिया। रीता ने विपुल को कमरे में आते देखा तो चकित रह गई। रोज तो वह केवल सोने के समय ही कमरे में आता था। छूटते ही उसने पूछा, क्यों, तबीयत तो ठीक है न? हाँ, जरा सर में दर्द है, और तुम्हारी चाय भी तो रह गई थी, इसे पी लो। बेबी की बोतल मैं पकड़ लेता हूँ, इस बहाने बेबी से मेरी भी दोस्ती हो जाएगी। तुमने तो इस पर एकाधिकार कर रखा है, बड़ा होकर बस माँ ही माँ पुकारेगा। रीता को भी हंसी आ गई, बोली, तो क्या हुआ, इस घर की तो यह रीत ही है। विपुल की हंसी रुक गई। तभी रीता अचकचाकर बोली, ऐसे ही मुंह से निकल गया है। विपुल ने हंसकर उसका सिर झंझोड़ते हुए कहा, पगली, क्या मैं बुद्धू हूँ जो तुम्हारा मतलब नहीं समझूंगा? पर मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। जानता हूँ मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाता, पर माँ का हृदय भी तो नहीं दुखा सकता। कठिनाई यह है कि माँ की रुचि और किसी और नहीं है, उसके हर विचार, हर काम का मैं ही एक केंद्र हूँ। तो इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि वह हर समय मेरे हर काम पर टीका टिप्पणी करे। वह हर काम में मीना जीजी से मेरा मुकाबला करती हैं। आपका विचार करके मैं चुप रह जाती हूँ, पर सहने की भी एक सीमा रहती है। विपुल ने मामले को गंभीर होते देखा तो उसे हंसी में उड़ाते हुए कहा, माँ के लिए तो उसके दोनों बच्चे बेजोड़ हैं। जानती हो, जब कभी मेरे या मीना जीजी के परीक्षा में कम अंक आते तो माँ परीक्षकों को ही दोषी बताती और कहती कि उन्हें हीरों को पहचानने की बुद्धि नहीं है। उनके अतिरिक्त कोई और भी ठीक से काम कर सकता है, यह उन्हें विश्वास नहीं होता। फिर बताओ, वह कैसे मुझे एक अनुभवहीन छोकरी के हाथों में सौंप दे? मुझ जैसे प्रतिभावान की आवश्यकताओं को समझने के लिए आपको कम से कम 25 साल के अनुभव की ज़रूरत है। रीता को विपुल की बातों पर हंसी आ गई। बेबी से बोली, अब दूध पी चुके हो तो उठो, पापा तुमसे दोस्ती करने आए हैं। बच्चा किलकारी मारकर उठ बैठा। थोड़ी देर के लिए विपुल और रीता सब कुछ भूलकर बच्चे के साथ खेलते रहे। दूसरे कमरे में लक्ष्मी को उनके कह कहूँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सोचने लगी, विपुल को सिरदर्द का बहाना बनाने की क्या आवश्यकता थी? 4 दिन की आई हुई बहू ही अब उसकी सब कुछ हो गई। मेज पर खाना लगाकर रीता जब लक्ष्मी को बुलाने गई तो तबीयत खराब है, खाने की इच्छा नहीं है कहकर उसने आने से इनकार कर दिया। विपुल हाथ में खाने की थाली लेकर माँ के पास पहुंचा। माँ, तबीयत कैसी है? डॉक्टर को बुलाऊं? लक्ष्मी झुंझलाकर उठी। डॉक्टर इसमें क्या करेगा, रात को सोकर ठीक हो जाऊंगी। विपुल ने आग्रह किया, माँ थोड़ा सा खा लो, कई बार कमजोरी से भी लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, खाने से ठीक हो जाएगी। तू मुझे तंग मत कर, कह जो दिया कि मुझे खाने की इच्छा नहीं है। मेरा और रीता का मन रखने के लिए ही थोड़ा खा लो। रीता मुझ पर नाराज हो रही है कि मैं न गुलाब जामुन का शौक जाहिर करता, न तुम वे बनाती और थकती। रीता को उसकी चिंता है यह जानकर लक्ष्मी का दिल पसीज गया, पर झुंझलाकर बोली, क्या इस घर में मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि तबीयत खराब होने पर चुपचाप लेटी रह सकूं? विपुल हंस पड़ा और बोला, क्या तुम मुझे और रीता को यह अधिकार दे दोगी? तभी रीता दूसरी थाली लेकर आ गई और बोली, उस थाली का खाना ठंडा हो गया होगा, इसलिए मैं और गर्म खाना लेकर आ गई हूँ। लक्ष्मी खाना खाने लगी तो विपुल हंसकर बोला, माँ देखो तुम कितना पक्षपात करती हो, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ तो नहीं खाया, और रीता थाली लाई तो तुम खाने लगी। विशुद्ध लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उस दिन एकादशी थी। सुबह विपुल बैठा मेज पर चाय पी रहा था। उसके सामने एक अखबार रखा था। रीता पास ही रसोई में उसके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी लक्ष्मी आकर बोली, अरे विपुल, अभी तूने कुछ खाया तो नहीं? पहले नहा धोकर पूजा कर ले, फिर कुछ खाना। विपुल को दूर देशों की दुनिया से निकलकर घर की दुनिया में आने में कुछ समय लगा। वह मुंह खोले लक्ष्मी की ओर देखता रहा। तभी लक्ष्मी बोली, तुझे पता नहीं कि आज एकादशी है, मंदिर में सुराइयाँ और पंखे भिजवाने हैं। मंदिर में? लक्ष्मी झुंझला उठी। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? हर वर्ष एकादशी को मैं मंदिर में सुराइयाँ और पंखे भिजवाती हूँ। आज के दिन ब्राह्मणों को ये वस्तुएं दान देने और पानी पिलाने का बड़ा महत्व है। अखबार को तह करके मेज पर एक ओर रखते हुए विपुल बोला, तुम जैसे न जाने कितने लोग आज के दिन इन मंदिरों के पुजारियों को दान देकर आते हो। इतने सारे सुराही मटकों का वे लोग क्या करेंगे?
दोबारा बाजार में बेच आएंगे। इससे तो यह अच्छा है कि किसी ऐसे आदमी को दे दो जिसे वास्तव में इनकी आवश्यकता हो। लक्ष्मी हंसकर बोली, तुम तो पढ़ लिख कर नास्तिक हो गए हो। तुम्हारा दान पुण्य में विश्वास नहीं रहा है। अरे हमने तो अपनी ओर से दान ही दिया है। अब यह पुजारी का अपना धर्म है कि वह चाहे कुछ भी करे। मैं ज़रूरतमंद आदमियों को कहाँ ढूंढती फिरूंगी। रीता ने माँ बेटे का वार्तालाप सुनकर गैस बंद कर दी थी। आंचल से मुंह पोंछते हुए बोली, हम लोग तो एकादशी को अनाथ आश्रम जाया करते थे। मम्मी ढेर सारे फल और शरबत ले जाती थी। फल खाकर और शरबत पीकर अनाथ बच्चों के मुंह पर जो प्रसन्नता आती थी उसे देखकर हमारे हृदय भर आते थे। विपुल उत्साहित होकर बोला, अच्छा तो है माँ, तुम भी ऐसा ही करो। बेटे को समधिन व बहू की बात इतनी भाई है। इससे लक्ष्मी कुछ खिंसी हो गई, पर उन्हें इसके विरुद्ध कोई युक्ति नहीं सूझी, इसलिए चुप रही। शाम को जब विपुल दफ्तर से लौटा तो उसने लक्ष्मी से अनाथ आश्रम के अनुभव के बारे में पूछा। लक्ष्मी ने सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, परंतु विपुल, वहाँ जाकर मेरा मन उदास हो गया। कई बच्चे तो बहुत ही छोटे थे। इतनी गर्मी में भी कितने दिनों से नहाए नहीं थे। अधिकारियों ने बताया कि कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण ही इन बच्चों की यह दुर्दशा है। विपुल ने कहा, तो वे इस प्रकार के कार्यों के लिए कुछ स्त्रियों को नियुक्त क्यों नहीं करते? इतना तो अनाथ आश्रमों के लिए चंदा इकट्ठा होता रहता है। चंदा तो सही स्थान तक पहुंच ही नहीं पाता, रीता ने कहा। सोचती हूँ क्यों ना मैं सुबह जाकर उनकी थोड़ी सहायता कर दिया करूँ। कैसी बातें करती हो माँ, यह काम कोई तुम्हारे करने का है। इस काम के लिए तुम अपनी ओर से एक नौकरानी लगा दो। हर समस्या पैसे से हल नहीं हो सकती। पैसे के जोर से हम किसी से कोई काम नहीं ले सकते जब तक करने वाले के हृदय में उसके लिए लगन न हो। पर पता नहीं वे किस जात पात के बच्चे हैं, तुम उन्हें छुओगे? बच्चों की भी क्या जात पात होती है, और यह तू कह रहा है? हमेशा तो तू जात पात को लेकर मेरे साथ तकरार करता रहता है। विपुल जोर से हंस पड़ा, बोला, मैंने सोचा था शायद तुम्हें ध्यान न आया हो तो बता दूं। रीता बेटी, आज मैं शाम से पहले शायद घर न आ सकूं। तुम मेरी चाय के लिए प्रतीक्षा नहीं करना। लक्ष्मी ने अनाथाश्रम के लिए तैयार होते हुए कहा। अब आपने अपने लिए और नया काम ढूंढ लिया। दिन पर दिन आप अपने काम बढ़ाती जा रही हैं। खाने पीने का भी समय ठीक नहीं, फिर स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे देखकर सुरेश की माँ व उसकी ननंद भी वहाँ पर आने लगी हैं। मन लगा रहता है और किसी प्रकार की थकान भी महसूस नहीं होती। मैं इतना पूजा पाठ करती थी, उसमें मुझे कभी इतना आनंद नहीं मिला। हमारा जीवन किसी के काम आ रहा है, इसकी अनुभूति से जो सुख मिल रहा है उसकी कोई तुलना नहीं है। घर में तो आप खाली नहीं बैठती थी, आपके बेटे को भी तो आपकी आवश्यकता है। नहीं रीता, यही तो मैं हमेशा दिल को समझाती रहती थी। मैं नहीं जानती थी कि उसे अब मेरी नहीं, पत्नी व बच्चों की आवश्यकता है। अब मैंने अपनी राह खोज ली है। यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि तुम दोनों मेरा इतना मान रखते हो। मैं तो इसी में खुश हूँ।